ये 3 वर्ष का कार्यकाल जहां आपदा के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में की कोई चीज दिखती नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, जो बहुत बड़े बड़े दावे के साथ बात कहती थी कि ये सरकार फैसला लेकर के काम करने वाली सरकार है, लेकिन आज 3 वर्ष के इस कार्यकाल में अगर हम हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यप्रणाली पर हम देखें कि स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं है, जिन अधिकारियों के बारे में ईमानदारी के प्रति बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, वो अधिकारी इस कदर सारी इस व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर सारी व्यवस्थाओं पर हावी हो गए हैं कि मुख्यमंत्री उनके हाथों की कठपुतली बन करके रह गई। और इसका मतलब बड़ा सीधा और सरल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर अधिकारियों के जिम्मे इस प्रकार के काम दिए जाते हैं, जिन कामों की वजह से वो सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के चलने की बातें करते रहे और व्यवस्थाओं को भी गलत तरीके से उसके इंतजाम में लगे रहे, उसके पश्चात हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो नेतृत्व होता है, जिन्होंने गलत काम असाइन किए होते हैं इन अधिकारियों को, उन अधिकारियों के बारे में ना तो बात कर सकते हैं, ना ही उन अधिकारियों को हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े राज उनके पास छिपे हुए होते हैं। और वर्तमान हालात में यह लगता है कि इन अधिकारियों के पास बहुत बड़े राज हैं, जिसके कारण ना तो मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से उनको दायित्व दे पा रहे हैं, ना ही उनको हटा पा रहे हैं। आज आलम यह है हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस की सरकार में चीफ सेक्रेटरी अस्थायी व्यवस्था के साथ है, एडिशनल चार्ज के साथ। आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आलम यह है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस स्थायी रूप में नहीं है, एडिशनल चार्ज के साथ है। आज हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड वो भी एडिशनल चार्ज के साथ जिम्मेदारी देने की स्थिति में हो पा रहे हैं, ना ही आप उनको हटाने की स्थिति में हो पा रहे हैं। हटाएंगे तो राज खुल जाएंगे, रखेंगे तो लोग बहुत सारे प्रश्न खड़ा करेंगे। ये एक स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री के समय में ये स्थिति कभी नहीं आई कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों मुख्यमंत्री जो है वो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है प्रदेश के लिए। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इन सारी बातों का संज्ञान लेकर के विचार करेंगे। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की आपदा ने अब की बार जानमाल की क्षति की है, यानी कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, पूरा हिमाचल प्रदेश अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की इस वक्त
सैकड़ों सड़कें ऐसी है जहां पिछले 4 महीने से बस नहीं चल पा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही है, बंद है तो बंद है। उनको रिस्टोर करने के लिए कोई भी प्रयत्न जिस प्रकार के होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। चिंता का विषय है कि अब इस आपदा के बाद जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है, एकदम सर्दी का मौसम शुरू हो गया। आज भी और पिछले कल भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हिमाचल के इलाकों में बर्फबारी हो गई है। बहुत सी जगह जो है बारिश के कारण टेम्परेचर एकदम नीचे हो गया, डाउन हो गया। और जो लोग अपना घर खो गए वो किस हालात में रह रहे हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले कल एक इलाके के दौरे पर था जहां मेरा जाना नहीं हो पाया था। पिछले 2 दिन से मैं उन इलाकों में है और मैं इस बात को देख करके सचमुच में चिंतित हूं। जिन परिवारों के घर चले गए हैं, अच्छे घर में रहते थे, सुविधाओं के साथ रहते थे, इस बार सर्दी का मौसम उनके लिए जानलेवा हो रहा है। परिवार हमने ऐसे देखे कल कि जो शटर के नीचे, शटर जो होता है दुकान का शटर हुआ है, तो उसमें रह करके अपना जो है वो समय निकाल रहे हैं। लोगों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में रह करके, सरकारी भवनों में रह करके जो है इस वक्त जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है और हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार मदद मिल रही है। और जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अगर 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने की है, यह पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में जब देश के प्रधानमंत्री आपदा के दौरान हिमाचल आए, हिमाचल आकर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, आपदा प्रभावित परिवारों से मिले और 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तो सरकार को उस तरह के, उस स्तर के प्रयत्न करना चाहिए प्रदेश सरकार को कि आपदा प्रभावित इलाकों में हम सारी सुविधाओं को रिस्टोर कर सकें। सैकड़ों वाटर सप्लाई स्कीम्स डैमेज हुई पड़ी हैं, पीने का पानी का संकट हो गया है। सड़कों का तो मैंने जिक्र किया ही इस बार। इन सारी चीजों को लेकर के निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ी चिंता में हैं। बार बार मुख्यमंत्री को कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस आपदा में कांग्रेस के लोग, ये मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है कि कांग्रेस के लोग जो मलबा पड़ा है उसके जाली बिल बना रहे हैं और जाली बिल बना करके पैसा बटोर रहे हैं आपदा में अफसर। और मैं उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि कुछ जगह बहुत बड़ा बजट जो है वहां पर खर्चने की बातें की जा रही, इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मलबा तो वहीं पड़ा हुआ है। आखिर बिल बन रहा तो किस बात का बन रहा है? यह हैरानी की बात है। ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपदा के दौर का जो जिस प्रकार से जो घालमेल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जांच का विषय बनेगा। मैं इन सारी चीजों को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपदा के बाद दूसरी आपदा यानी कि हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम आ रहा है और उन परिवारजनों के बारे में आप चिंता करें जिनके घर चले गए हैं। उनको मदद करने के लिए, उनके लिए हमने कहा था, आपने घोषणा की थी, आपने कमिटमेंट की थी, हम अस्थायी व्यवस्था करेंगे। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो है थोड़ा जो है टेम्परेरी शेड जो है वो शेल्टर होम के रूप में हम उनके लिए बनाएंगे। लेकिन
ये सारी की सारी बातें ही रह गई। जमीनी स्तर पर कोई भी काम अभी तक हो नहीं पाया है। और कुल मिलाकर के जो हिमाचल प्रदेश में जो आज की तारीख में जो स्थिति बनी है, जो हालात बने हैं, इन हालातों को हम अगर देखें तो वर्तमान सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रह गया इस प्रदेश में सत्ता करने का। चारों तरफ अफरा तफरी है और ऐसे हालात पैदा कर दिए, और मुख्यमंत्री सिर्फ एक काम में लगे हैं, कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क जो है, रुशाड़ा गाड़ की सड़क, जो सड़क पिछले लगभग 15 सालों से बना करके हमने लोगों के लिए दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा कठिन इलाका है, वहां पर पहाड़ है ऊपर, वो सड़क बह करके चले गई। और उसके पश्चात उस सड़क को रिस्टोर करने के लिए काम चला। हमने मशीन भेजी, सरकारी मशीन के लिए एक नेता ने कहा कि ये मशीन नहीं लगेगी, पहले मेरा काम कर लें, उसके बाद गांव के लिए सड़क बनेगी। और फिर बाद में उस मशीन को हटा दिया गया। फिर उसके बाद कहा कि यहां मेरी जमीन है। सड़क पहले बनी हुई थी, सड़क चली हुई थी, और उस जमीन के क्लेम के साथ उसने कहा कि मैं सड़क यहां से जाने नहीं दूंगा, जबकि वहां पर सड़क नाम की कोई चीज बची नहीं है। पूरी खड्ड है, पूरा नाला है, नाले में से होकर के रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे गांव के लोगों के लिए। और हमने वहां पर एक प्राइवेट मशीन वहां पर भेजी और मामला दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई। हाई कोर्ट का आदेश भी आया कि एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस रोड वहां पर बनाई जाए। एम्बुलेंस रोड के लिए मशीन लगाई। मैंने कहा कि मशीन का पैसा मैं दूंगा। मशीन वाले को कहा आप काम करिए। मशीन की चाबियां लेकर के उसको सीज कर दिया गया और एफआईआर करने के बाद काम रोक दिया गया। विचित्र स्थिति ऐसी है। और ये एफआईआर का दौर सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा के दौरान भी रहा। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दाड़ला घाट में एक कार्यक्रम हुआ, 1.5 घंटे पहले अनाउंसमेंट कर दी, बच्चों को कहा कि आप आओ खाना खिलाते हैं आपको। 1.5 घंटे तक जब खाना नहीं मिला, बच्चे कुछ उठ करके चले गए, बच्चे कुछ नाराज होकर के, और कुछ बच्चों ने विरोध किया, और विरोध के चलते स्कूल के बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दी। शायद मुख्यमंत्री को ये क्या आनंद आता है किसी के ऊपर एफआईआर करने का। वो बच्चे हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के हैं। आप उनकी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप दबा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं। आज हर जगह यही चल रहा है। कोई आवाज उठाता है, कोई मीडिया का साथी, कोई खबर उनके हिसाब की नहीं लगती है तो एफआईआर। और खासतौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से 2-3 पेज चला करके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम जो है पर्टिकुलरली जिस एजेंसी को दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, एक एजेंसी ने हायर की है जो मुख्यमंत्री के सारी योजनाओं का, सारी इनका प्रचार का काम दिखेगी। और उस एजेंसी को एक काम यह दिया गया है, 3-4 पेज उसने ऐसे चला के रखे हैं। एक बंदा है दमदार, एक युवा जोश, जो फेक पेज चला रखे हैं। दोनों पेजों के खिलाफ एफआईआर शिमला में भी दर्ज है, दिल्ली में भी दर्ज है। जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुझसे लेकर मेरे खिलाफ हर रोज 3-3, 4-4 पोस्टें डाली जाती हैं, और वो पोस्टें ऐसी डाली जाती हैं जिनको ना सुना जा सकता है, ना सुनने के साथ देखा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से छवि को डैमेज करने के लिए। और मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहा हूं, हम सारा रिकॉर्ड कंपाइल करके रख रहे हैं।
कोर्ट में भी जाएंगे, आपको पार्टी बनाएंगे। आप इस प्रकार से एक एजेंसी के माध्यम से, जो एजेंसी आपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हायर की है, सरकार की योजनाओं को, नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप अपनी योजनाओं को पहुंचाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वही एजेंसी इन सारे पेज को चला रही है जो हमारी छवि को जो है वो नष्ट करने के लिए लगा के रखा हुआ है। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है और इसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी अपने आप, उनको भी हम पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुझे इन 2-3 विषयों पर थोड़ी सी बात करनी थी, मैंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बंगाल में सर बीजेपी एमपी और एमएलए पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल की अगर बात कहूं मैं, वो अलग ही एक परिस्थिति का दौर वहां पर चला हुआ है और जो वहां की सरकार है, आदमी की जिंदगी को कितना सस्ता समझती है, इसकी कल्पना आप लोगों ने अपने आप करनी है कि आज तक सैकड़ों निर्दोष लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ना वहां विधायक विपक्ष के सुरक्षित हैं, ना मेंबर पार्लियामेंट सुरक्षित हैं और ना ही विपक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरक्षित हैं। जिस ममता दीदी को के बारे में एक वक्त बहुत अच्छा सोचा जाता था, सत्ता ने उनके मस्तिष्क की सारी इंद्रियों को इस प्रकार से अपने कब्जे में कर लिया है कि जिस प्रकार से जो हरकतें कर रही हैं, जिस प्रकार से वहां पर सरकार चला रही है, जिस प्रकार का तांडव वहां पर वो इनोसेंट लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए कर रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों 3 घटना हुई छोटी छोटी, जैसे केसीसी बैंक का है, वो 43 करोड़ का लोन जो है वो ओटीएस कर दिया उसका बैंक का, और कहते हैं कि बीजेपी इस मामले में चुप है। चुप बिल्कुल भी नहीं है, चुप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी की ओर से हमारे प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और सारी जांच के बाद जो है उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस कटघरे में खड़ी होगी। ये कांग्रेस नई चीज थोड़ी कर रही है, उनको ये आदत है। आपके बताऊं मैं, आपका ऊना का पूर्व में विधायक रहा है, बीजेपी का वो, ये कांग्रेस का लोकसभा का कैंडिडेट था, ओटीएस उनके मामले में आती है। आपके भोरंज का विधायक, ओटीएस उनके मामले में आती है और जाकर के अब और नेताओं के केस को सेटल करने में लगी है। ये सारा का विषय, सारा विषय हम इंतजार कर रहे हैं, जो आउटकम उसका जो इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट के लिए कर दी गई। और उसी तरह से थलौट में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खोला था, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन वहां से खोल करके कहीं और पहुंचा दिया गया है। और ऐसा आपको कहूं, ये बहुत ही, जिसको बोलते हम कह सकते, ये निम्न स्तर की सोच, जिस सोच में कोई कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री है, जो मैं करूंगा वही ठीक है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की गलतफहमी बहुत दूर हो जाएगी। आने वाले समय में हालात ये बनेंगे, मुख्यमंत्री अपने लिए भी जगह तलाश करेंगे कि चुनाव लड़ना कहां से है, लड़ना भी है कि नहीं भी लड़ना है। ये स्थिति बनेगी कांग्रेस की पार्टी की। कुल्लू दशहरा में जो तहसीलदार के साथ हुआ, उनके बारे में आप देखिए, मैं कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को लेकर के मानता हूं कि अगर वहां पर इस प्रकार से देव आस्थाओं के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है, अगर देव आस्था के प्रति किसी ने सम्मान का भाव नहीं दिया तो हमें उसी प्रकार से व्यवहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। कानून है, कानून के मुताबिक सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उस सारे विषय को लेकर के जो देव आस्था के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनको भी सही में रखना चाहिए। सर, कांग्रेस ने जो है वोट चोर गति चोर का अभियान चला रखा है। कांग्रेस नेताओं ने कल आरोप भी लगाया कि हिमाचल में भी इस तरह के उदाहरण आए हैं, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश में मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं वोट चोर का। अभी उपचुनाव हो रहे थे,
देहरा विधानसभा क्षेत्र में 65 महिला मंडल को 33 लाख रुपए चुनाव की आचार संहिता के दौरान उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ये मामला भी अभी विचाराधीन है न्यायालय में भी, और मुझे जानकारी मिली है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। जब विधानसभा के अंदर हमने इसका उत्तर मांगा तो कहा गया कि सूचना एकत्रित की गई है, जबकि आरटीआई की सूचना हमारे पास उपलब्ध थी। आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल गई और विधानसभा में जवाब देने के लिए मना किया। ये आपको कहूं मैं, कब तक पर्दा डालेंगे, किस किस बात पर पर्दा डालेंगे, और ये पर्दे उठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। इसलिए वोट चोर का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है ठाकुर साहब, जिसमें सीएम साहब जो है हेलीकॉप्टर में है और कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो भगवान ने बचाई है। तो कोई सिक्योरिटी था वीडियो, लेकिन पब्लिक डोमेन में आ गया और बीजेपी में काफी इसको शेयर भी किया जा रहा है और भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। नहीं, चलो सही बात है, भगवान भरोसे ही है सब कुछ। पूरी सरकार भगवान भरोसे है, और निश्चित रूप से सरकार बचाने की स्थिति जो नहीं थी लेकिन बची है, और उसके लिए हम कोई दोषी नहीं है। दोषी तो स्वयं अपने आप है। मुख्यमंत्री जब नेतृत्व तो नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा होती है, और 1 साल के कार्यकाल में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनके 9 विधायक जो समर्थन में थे, जिस 6 कांग्रेस के 3 निर्दलीय विधायक, वो उनसे टूट करके चले गए। ये एक लीडरशिप के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह हैं, और प्रश्न चिन्ह तब भी थे और प्रश्न चिन्ह अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी है। एक आपके पूर्व एमएलए हैं, वो पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आपके खिलाफ भी बोला उन्होंने। कौन से वाले पता नहीं। कह रहे हैं कि भाई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके ऊपर भी सवाल उठाया कि धर्म की पीड़ा उनको नजर नहीं आती, राज में रहते हैं, और या बीजेपी के सारे मंडलों ने भी ऐसा है कि वो अपना इलाज करें, बेहतर रहेगा, अपने सोच का बेहतर होगा। उन्हें मालूम होना चाहिए, उनको पकड़ करके लाया था, पार्टी का टिकट दिया था, चुनाव हार गए थे, और उसके बाद फिर पार्टी में उनको दायित्व दिया गया, फिर टिकट दिया और फिर जिताया। और जो उनके कहने पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जो कौल सिंह लंबे समय तक सत्ता में रहे, वहां पर मंत्री रहे, जो काम वो नहीं कर सके तो उससे ज्यादा काम हमने किए, उनके कहने पर किए। याददाश्त का कुछ फर्क लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनका दायित्व तो बनता था कि वो उसके अनुरूप काम करें, लेकिन नहीं कर पाए। पार्टी ने टिकट बदला, और जयराम नहीं बदलता पार्टी का टिकट बदलने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, और इसलिए ये टिप्पणी मुझ पर नहीं करनी चाहिए। उनको अपने व्यवहार पर सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रही है। सो थैंक यू वेरी मच।